बता, जब टेस्ट होना होगा ना तो आपको बता। यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपना लेक्चर नंबर है 3rd लेक्चर है। आवाज़ आ रही है मेरी, प्रॉपर क्लियर है? यस मैम। चल, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर्स के बारे में बात करी थी, मास नंबर, एटॉमिक नंबर की बात की थी। ठीक है, न्यूट्रल एटम होता है तो कैसे लेते हैं हम लोग, और अगर आपका आयन होगा तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन करते हैं हम देखते हैं, वो बात हुई थी। अभी आगे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बेसिक टाइप्स की एलिमेंट्स की, कि किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास। इसमें एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। पहले नाम सुना हुआ है क्या? यस मैम। क्या मतलब होता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। हाँ, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ये आइसोटोप्स तो जो दिया गया वर्ड, वो दिया गया आपका सेम प्लेसेस से। ठीक है, सेम प्लेसेस का मतलब है सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। अभी जो पीरियोडिक टेबल है जो चलती है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यू कैन से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक मेंडलीव की थी और उसके बाद आया मॉडर्न एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आए। तो ये जो पीरियोडिक टेबल्स हैं, इन पीरियोडिक टेबल्स में एटम्स आर प्लेस्ड, और यू कैन से एलिमेंट्स आर प्लेस्ड। Elements are placed on increasing order of atomic number। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें एलिमेंट को प्लेस किया गया है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे एटम्स आपको मिलते हैं जिनकी प्लेसेस सेम हो और उनके मासेस डिफरेंट हो, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियोडिक टेबल ये वाली बनाई गई है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ऐसे ब्लॉक्स में रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि उन एलिमेंट्स के लिए, आपका उन एटम्स के लिए सेम ब्लॉक होना चाहिए। भाई ये मान लो फर्स्ट प्लेस है पीरियोडिक टेबल में, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो यहाँ रखा जाएगा, 2 वाला यहाँ, 3 वाला यहाँ, 4 वाला यहाँ, ऐसे रखा जाएगा। ये एटॉमिक नंबर से रखे जाते हैं। अब मान लो कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के नेचर में आप 3 टाइप्स के एटम्स देखते हैं। कैसे कैसे एटम्स देखते हैं? 3 टाइप्स के देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप एक 1H1 देखते हो, दूसरा आप देखते हो 1H2, तीसरा आप देखते हो 1H3। नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर देखिए सबके 1 है। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेसेस क्या होंगी? सेम होंगी। Places are same in periodic table because these atoms have same atomic number। लेकिन अगर मास नंबर को देखो तो मास नंबर डिफरेंट दिख रहा है आपको, 1 2 3 अलग अलग है, बट डिफरेंट मास नंबर। तो ऐसे ही एटम्स को बोला गया आइसोटोप्स।
क्लियर हुई बात? यस मैम। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे क्लोरीन की अगर बात करो तो क्लोरीन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, कोई बताना चाहेगा? किसी को मालूम है? क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है आपका 17Cl35 और दूसरा वाला होता है 17Cl37। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर 35 एंड 37। ठीक है, मासेस डिफरेंट हो जाएंगे, मास नंबर डिफरेंट है, आइसोटोप्स है। जैसे कार्बन की अगर बात करो तो कार्बन के 3 देखते हैं हम, 6C12, 6C13, 6C14। इसको ऐसे भी लिखते हैं C12, C13, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, C14 ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ऐसे लिखा हुआ। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? आइसोटोप्स की। क्लियर हो गई बात? यस मैम। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव नो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। कौन सा आइसोटोप है हाइड्रोजन का? पहला वाला पहला प्रोटियम। हाँ, हाइड्रोजन के 3 है, 1H1, 1H2, 1H3। सब में न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर होता है A-Z। ऊपर वाला नंबर A है मास नंबर, नीचे वाला नंबर Z है, तो निकाल लेते हैं सबके लिए बारी बारी। पहले वाले के लिए निकालते हैं 1 - 1 0 आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए 2 - 1 1 और तीसरे वाले के लिए 3 - 1 कितना आ जाएगा? तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर है आपका 0, इसमें है आपका 1 और इसमें कितना है 2। ठीक है, तो पहला वाला है जिसका नाम होता है प्रोटियम। इसमें आपका न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? 0। क्लियर? यस मैम। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आइसोबार्स की। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आइसोबार की बात करते हैं तो आइसोबार जस्ट रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और आपका मास नंबर सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है इसका मतलब एलिमेंट डिफरेंट होंगे। इसमें ऐसे एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसमें बात की जाएगी। जिसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? मास नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही जब डिफरेंट एलिमेंट की बात हो। एग्जाम्पल अगर हम बात करें आइसोबार्स की, तो जैसे हाइड्रोजन का ले लो एक, ये वाला ट्राइशियम बोलते हैं इसको, या ट्राइटियम या ट्राइशियम, और हीलियम का ले लो। हीलियम का वैसे जो जनरल हम लोग यूज़ करते हैं आइसोटोप, उसकी बात करते हैं जनरल। अगर हीलियम बोला जाएगा तो हीलियम होता है ये, इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। नॉर्मली इसकी बात की जाती है, लेकिन हीलियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आइसोबार के केस में हम लोग 2He3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखो तो दोनों के मास नंबर सेम हो गए 3 3। ये भाई ऊपर वाला नंबर A है तो A सेम हो गया और Z क्या है, दोनों का डिफरेंट है।
ऐसे ही अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं 18 आर्गन 40 ले लीजिए, 20 कैल्शियम 40, 19 पोटेशियम 40। ये भी क्या है, Z सबके डिफरेंट है भाई, डिफरेंट एलिमेंट है तो Z तो डिफरेंट हो गया, और A क्या हो गया, सबका सेम हो गया, मास इज सेम, मास नंबर सेम। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, आइसो बार्स। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसके बाद एक वर्ड आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को एक और नाम भी देते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसो का मतलब है सेम, न्यूट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हमने देखा था कि भाई न्यूट्रॉन हमने कैसे निकाले थे, A माइनस जेड करके निकाला था, या ऐसे भी लिख सकते हो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे ही तो निकाले थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कोई भी दो ऐसे आपके एटम हो, 3 ऐसे एटम्स हो जिसमें आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखते हैं आइसोटोन्स के एग्जाम्पल्स। जैसे मान लो 1H3 ले लो आप हाइड्रोजन का, और दूसरा ले लो 2He4 हीलियम का। तो अगर यहाँ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 3 - 1 आएगा 2। यहाँ अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4 - 2, 2 आ जाए। तो दोनों में देख पा रहे हो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। क्लियर? ये भी डिफरेंट यस एलिमेंट। मैम। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं शायद, फिर से कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन 35 BR 80 में निकालना है आपका NCERT का क्वेश्चन। इसमें आपको निकालना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे। बताइए कैसे निकालें, क्या है? प्रोटॉन 35 हो जाएंगे। हाँ, नीचे वाला नंबर होता है Z, तो प्रोटॉन क्या हो गया, 35 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 35 ही हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी 35 हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है। मास नंबर 80 दिया हुआ है, यानी कि N + P = 80 आ गया। उसमें P की वैल्यू 35 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N की वैल्यू 45 आ जाएगी। सीधे सीधे लगा देते ना, N = A - Z कर देते ना। यस मैम। A ऊपर वाला नंबर है 80, कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए सारे। सबको क्लियर है? ये तो इजी है एकदम। यस मैम। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू, कोई स्पीसीज है उसमें इलेक्ट्रॉन है 18, प्रोटॉन है 16 और न्यूट्रॉन है 60। ठीक है? असाइन प्रॉपर सिंबल टू स्पीसीज, इसका आपको सिंबलाइज करना है, कौन सा एलिमेंट है वो पहचानना है, उसका सिंबल। तो देखो, आपको पता है A = P + N होता है, तो A निकाल सकते हैं हम लोग, P और N दिया हुआ है, 32 आ गया। इसका मतलब अगर मान लो X है एलिमेंट, तो ऊपर वाला नंबर तो हमें पता चल गया। ठीक है?
अब यहाँ पे देखो क्या देखना है हमें, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते, इनके नंबर देखो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन अगर न्यूट्रल होता, इफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर इक्वल देन इट इज न्यूट्रल, बताया है आपको। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, यस मैम। 2 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो इसका मतलब क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से तो इसका मतलब उसके ऊपर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आया, जितने ज़्यादा होंगे उतना यूनिट निगेटिव चार्ज, यानी कि ये वो एलिमेंट है जिसके ऊपर -2 यूनिट निगेटिव चार्ज है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, अब प्रोटॉन 16 है तो Z तो पक्की बात है 16 होगा। अब 16 कौन से एलिमेंट का Z होता है? एटॉमिक नंबर 16 किसके लिए होता है? सिलिकॉन के सिलिकॉन के लिए नहीं, सिलिकॉन का 14 होता है। सल्फर के सल्फर के लिए, ठीक है, पता चल गया अपने को Z16 होता है सल्फर के लिए, तो इसको सिंबलाइज कर दिया ऐसे, यहाँ पे चार्ज है -2। क्लियर है? और ये नहीं लिखना चाहता ऐसे S-2 लिख दिया, बात है। S जैसे ही लिखा वैसे ही पता चल गया ये 16 है, ये 32। आज तो कोई नेटवर्क इशू नहीं है, सब लोग क्लास में हैं। यस मैम। यस मैम। हेमांग क्या बात है? यस मैम, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कुछ 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। EM वेव की बात करें। एक दो टॉपिक और, एक छोटी और चीज़ें उनकी भी बात करते हैं। एक टर्म आता है आपका आइसोस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं एटम्स नहीं होते, ये होते हैं मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम सेम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक है, देखते हैं कोई एग्जाम्पल। जैसे मान लो तुमने ले लिया N2O और तुमने ले लिया CO2, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करो तो नाइट्रोजन 2 दिख रहा है आपको और ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो एटम्स कितने हो गए? 3 हो गए क्या? यहाँ पे भी देखो इसके 1 मॉलिक्यूल को, तो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 3 हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स तो आपके आ गए 3। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगते हैं हमको? सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, जैसे 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, 1 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। अगर नाइट्रोजन की बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका मतलब अगर इसका एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उसमें 7 होंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कितने की है? 2 नाइट्रोजन की है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 हो गए क्या? ऑक्सीजन की अगर बात करो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये एक ही है ऑक्सीजन एटम।
इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखो मॉलिक्यूल में तो कितना आ जाएगा 14 + 8 22। इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब CO2 में भी देख लो 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 6। और इसकी बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके कितने हो गए 16। तो 16 + 6 कितना आ गया टोटल 24। सेम आना चाहिए था, कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना था। 22 हाँ 22 ही तो आएगा। ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। क्लियर? यस मैम। अब कोई ऐसी स्पीसीज दिख रही है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन सेम है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो हमने बोला कि हम ले लेते हैं सोडियम प्लस, फिर हमने ले लिया Mg+2, हमने ले लिया Al+3, O-2, F-, ये 4 चीज़ें ले ली। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। सोडियम प्लस की अगर बात करो तो सोडियम प्लस, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो आपका Z होता है वो होता है 11। सबको मालूम है एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होगा। प्लस चार्ज है, यस मैम। 1 यूनिट प्लस चार्ज, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें 10 आ गए क्या? यस मैम। ये सोडियम प्लस की बात हो रही है, ये सोडियम के लिए लिखा गया। अब इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का Z होता है 12 और इससे बनाया हमने मैग्नीशियम+2। इसका मतलब +2 की बात करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए आप, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही एल्युमिनियम की बात करो तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 Al+3 की अगर बात करोगे तो 13 - 3 हो जाएगा। ऐसे ही O-2 की बात कर लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, -2, माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, -2 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं आपको, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही F-, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1 यूनिट चार्ज है। तो इन सारी स्पीसीज में अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनको क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आप बोलोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर्स में डिफरेंस क्या था? आइसोस्टर्स में सेम मॉलिक्यूल की बात की जा रही थी और उसमें सेम नंबर ऑफ एटम भी होने चाहिए, और यहाँ पे एटम की बात हो रही थी, वहाँ मॉलिक्यूल की बात थी, यहाँ पे एटम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आइसोस्टर्स हो। आइसोस्टर्स में सेम नंबर ऑफ एटम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आइसो डायफर्स बोलते हैं। इसमें होता है सेम नंबर ऑफ N-Z, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। अगर ये सेम होता है
तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मान लो हम लेते हैं 92 यूरेनियम 235। यूरेनियम बहुत हैवी मेटल है और यूरेनियम ऐसा मेटल है जो रेडियो एक्टिव होता है। 92 यूरेनियम 235 ले लिया और 90 थोरियम 231 ले लिया। अब इसमें पहले न्यूट्रॉन निकालते हैं, फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? A माइनस जेड करें। A है आपका 235 और Z है आपका 92, तो N कितना आ गया? 143। 143। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं N इज इक्वल टू A माइनस जेड। 231 माइनस 90 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? N इज इक्वल टू 141। 140। ठीक है, 1। अब निकालते हैं N माइनस P दोनों के लिए। न्यूट्रॉन है आपके पहले केस में 143 और पहले केस में आपका Z जो था वो 92 था। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये है आपका U235 92। कितनी आ रही है? 51। 51। अच्छा, दूसरे वाले के लिए निकालो। दूसरे वाले में 141 था और ये था 90। इसमें 51 आएगी। तो देख पा रहे हो N माइनस P दोनों में सेम आ गया। इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोडाइफर्स। क्लियर है? यस मैम। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास। विच पेयर इज आइसोडाइफर्स? 4 options are given to you. 6C14 11Na23। दूसरा ऑप्शन है 12Mg24 and 11Na23। थर्ड ऑप्शन है 2He4 and 8O16। कौन सा आइसोडाइफर्स है? करके बताओ जल्दी से। मैम लास्ट वाला। लास्ट वाला। अच्छा, और कोई? मैम सेकंड भी होगा। मैम हम्म, मैम एक बार पिछली स्लाइड पे जाइएगा। मैम यहाँ पे आपने सीधे मास नंबर को जो एटॉमिक नंबर है उससे मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम्म। ठीक है मैम। तो ही तो न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन किया। हाँ बताइए, सब लोग अपना अपना आंसर दो। थर्ड वाला ही होगा सिर्फ। थर्ड होगा। अच्छा, और विदुषी? मैम मेरा भी लास्ट वाले आ रहा है। शिवम? लास्ट। लास्ट। हिमांग? मैम पहले तो मेरे को बी भी लग रहा था पर लास्ट तो है ही पक्का। लास्ट तो भाई, कोई और भी हो सकता है, मल्टीपल हो तो?
मैम बी भी चेक कर लीजिए। अच्छा, आपने चेक किया कि नहीं किया वो आप बताओ। मैम थर्ड वाला करा था, सेकंड नहीं करा। सेकंड में बस देखने में लग रहा अभिनव, अभिनव क्लास में है? है। यस मैम। हम्म, कौन सा है? मैम सेकंड वाला नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा, चेक कर लिया? बढ़िया। चलो भाई चेक मैम कर लेते हैं। हाँ मैम यहाँ पे हम जैसे ऊपर हमको n+p की वैल्यू दी हुई है हम्म और नीचे जो है p की वैल्यू दी हुई है, हम्म तो इसमें कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू माइनस जो नीचे वैल्यू उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जल्दी आ जाएगा ना। क्या कहना चाहते हो? हमने हाँ ये जी। किया है, ये सॉरी ये प्रोसीजर किया है ना हमने, ये किया है भाई। न्यूट्रॉन हमने ऐसे ही तो निकाले, ए माइनस प्रोटॉन और फिर माइनस प्रोटॉन किया है। ये न्यूट्रॉन का नंबर है, यही तो निकालना आइसोडाइफर्स चेक करने के लिए। यस मैम। तो आप यही कह रहे हो ना कि ए माइनस 2p कर लो, हाँ मैम। ए माइनस 2z कर लो, सीधे सीधे ऐसे भी कर लो। हाँ मैम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आइसोडाइफर्स का मतलब यही तो हुआ, पहले हमने न्यूट्रॉन निकाले फिर प्रोटॉन को माइनस किया, तो यहाँ पे अगर देखो तो माइनस 2p हो जाएगा या माइनस 2z। तो ऐसे भी कर सकते हो। 14 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, पहले वाले के लिए अगर देख रहे हो आप तो यहाँ पे 12 आ गया ना, तो 2 आ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से सेकंड के लिए देखो, सोडियम वाले के लिए, तो ये तो है आपका 6C14 के लिए। अब आप देख लो सोडियम के लिए, तो सोडियम वाले के लिए 23 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो नहीं हुआ पहला वाला ऑप्शन। दूसरे को देख लो या तीसरे को देख लेते, पहले आप लोग तीसरा कह रहे थे ना, 2He4 को 8O16। तो आपका इसके केस में क्या होगा, a माइनस 2p करना है आपको, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 0 आ जाएगा। और इस केस में क्या आएगा, 16 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे भी। ये तो आइसोडाइफर्स पक्का है, लास्ट वाला, है ना। अब ये वाला सेकंड वाला चेक कर लो। सेकंड वाले में क्या आएगा, 24 माइनस 24 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 23 माइनस 22 होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 आया ही था, अभी देखा था हमने। तो इसमें तो 0 है, इसमें 1 है ना। तो आइसोडाइफर्स में सेम होना चाहिए, तो ये वाला था। सबको क्लियर है? यस मैम। अब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? अभिनव, अभिनव क्लास में नहीं है क्या? आंसर नहीं आया अभिनव का? यस मैम। तुम्हारा यस मैम। आंसर नहीं आया अभी तक। मैं आंसर का वेट कर रही थी कि आप आंसर देंगे, आपने आंसर ही नहीं दिया। अच्छा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और ये जो बेसिक कुछ दो चार टर्म्स थे, इनकी बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपको जब कैथोड रेज और एनोड रेज पढ़ाई थी तो एक बात करी थी, E/M रेशियो की बात की थी।
यस मैम। यस मैम। जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते थे। अब किसी पार्टिकल के लिए सपोज ये कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेशन। सपोज मान लो आपको प्रोटॉन के लिए करना है, ठीक है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर प्रोटॉन के मास की बात करो तो मास होता है प्रोटॉन का 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब क्या करना है हमको, डिवाइड कर देना है, सीधे सीधे डिवाइड कर देना, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसको ग्राम में लेते हैं हम लोग, है ना, केजी में नहीं लेते, इसको हमको ग्राम में लेना पड़ेगा। कभी कभी आपको E/m रेशियो चेंज करके पार्टिकल का मास पूछते हैं, ठीक है। E/m रेशियो दे देंगे और पार्टिकल का मास कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोलेंगे, तो कर लोगे क्या? मैम। E/m रेशियो दे देंगे और बोलेंगे E/m रेशियो अगर इसका इतना होता तो उसका मास कितना होता, कैलकुलेट कर लेंगे। यस मैम, कर लेंगे। देखो मैम चार्ज इतना कांस्टेंट ही रहेगा। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, और दोनों के लिए इन्होंने बोला E/m रेशियो जो आता है उसका रेशियो निकालिए। मतलब E/m आप निकालो प्रोटॉन के लिए और फिर E/m आप वैल्यू निकालो किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, और दोनों का रेशियो कैलकुलेट, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे प्लस E चार्ज होता है, मतलब इतने कूलम चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल की अगर बात करो तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2E, मतलब इसका जस्ट डबल। मैम सेम रेशियो मतलब 1:1 आ जाएगा? नहीं नहीं, देखो तो। और जब हम लोग बात करते हैं मास की तो मास ऑफ प्रोटॉन जितना भी होता है ये वाला वैल्यू, और जब हम बात करते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की तो अल्फा पार्टिकल का मास इसके प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। ठीक है, अब दोनों के लिए E/m को रेशियो निकालना है तो निकाल सकते हैं आराम से। यस मैम। दोनों का चार्ज भी पता है, दोनों का मास भी पता है, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। E/m फॉर प्रोटॉन निकालना है तो यहाँ पे मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन लगाओ और मास ऑफ प्रोटॉन लगाओ। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को अगर E मान लो और मास ऑफ प्रोटॉन को अगर m मान लो, या mp लिख दो सीधे सीधे। अब हम निकाल रहे हैं अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर चार्ज पे बोले अल्फा पार्टिकल का तो ये होता है जस्ट डबल प्रोटॉन के, तो इसका मतलब 2E लिख सकते हैं इसको। और मास अगर बोलो अल्फा पार्टिकल का तो ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये वैल्यू आ गई दोनों की, अब इनका रेशियो आ जाएगा। ये आ गया E/mp और ये कितना आ गया नीचे वाला 2E/4mp। 4mp ऊपर चला जाएगा, 4/2 आ गया, 2:1।
यस और नो? यस मैम। ठीक है, ऐसे Yes, ऑप्शन ma'am. 2-4 ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा। कौन सा आ गया? 2:2। क्लियर है बात? Yes, ma'am. ऐसे Yes, ma'am. आपको कोई नया पार्टिकल भी अपने मन से बना के भी दे सकता है वो। जैसे बोल दिया कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास का m/8 है और जिसका चार्ज है आपका प्रोटॉन के चार्ज का 4 टाइम्स है, तो आप दोनों के का रेशियो निकालो, E/m रेशियो दोनों का निकालो। ठीक है, अलग अलग रेशियो की वैल्यू निकालो, या आपको बोल दिया कि दोनों के रेशियोज का रेशियो निकालो, तो आप निकाल सकते हो। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, मास और ये पता होगा तो आप निकाल। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब एक टर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। रदरफोर्ड का मॉडल आपको पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आइडियली हम लोग पढ़ते हैं नील्स बोर का मॉडल, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं छोटू छोटू। भाई हमने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या पढ़ा था कि एटम का ज़्यादा भाग क्या है? एम्प्टी है। एटम के सेंटर में क्या है? एक हार्ड मास है जिसमें क्या होता है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन। फिर उसके बाद में डिस्कवरी हो गई न्यूट्रॉन की, तो उसमें बताया गया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद आ गए थे नील्स बोर और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा नील्स बोर को भी पढ़ेंगे। एक बात करते हैं मैक्सवेल की थ्योरी और कुछ और चीज़ों की। देखो, पहले क्या समझा जाता था प्रीवियस ईयर्स में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, उस टाइम में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना वो न्यूटन्स लॉस की बात करी जाती थी। ठीक है, न्यूटन्स लॉस की बात करी जाती थी। अब न्यूटन का जो लॉ है ना वो किसके ऊपर बेस है? वो बेस है पार्टिकल के। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स की बातें हो रही है क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो पुराना जो फिजिक्स था या जो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग बात करते थे, अभी जो नई नई चीज़ें आ गई जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव बोलते हैं, वेव की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसके पहले जो पुराना था वो क्या था? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के भी प्रिंसिपल्स सही थे, लेकिन कहीं कहीं पे वो इररिलेवेंट हो जाते हैं जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज होती गई। ठीक है, तो एटम के केस में अगर देखा गया तो एटम के केस में ये काफ़ी चीज़ें इररिलेवेंट, कुछ रेलिवेंट भी हुए और कुछ इररिलेवेंट भी हुए। ठीक है, इसके पहले क्लासिकल फिजिक्स में ये समझा जाता था कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या अपने आसपास कोई भी पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है या कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, तो वो उसमें पार्टिकल नेचर की बात की जाती थी, पार्टिकल बेस्ड स्टडी होती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ नए नए साइंटिस्ट आए और उन लोगों ने काफ़ी काम किया। जैसे एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक। ठीक है, आइंस्टीन पहले से काम कर ही रहे थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉय, लिखा जाता है डी ब्रॉगली लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं डी ब्रॉय।
ठीक है, डी ब्रॉय थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे कि कॉम्पटन, नील्स बोर भी आए थे इसमें। ये लोग बहुत काम कर रहे थे, देख रहे थे इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहा है, एटम कैसे काम कर रहा है, किसी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो कैसे अपने कलर को चेंज कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब बातें, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कवरी हो रही थी, इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी। तो सबसे पहले जो भी पार्टिकल था, एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन था, इन सब चीज़ों को पहले माना जाता था कि वो पार्टिकल नेचर में है। अब कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उसमें मास होगा, उसमें वेलोसिटी होगी, उसमें आपका मोमेंटम होगा, उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी होगी। इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी अगर पार्टिकल की बात हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाद में डिस्कवरीज हुई तो ऐसा बोला गया कि भाई जब एटॉमिक लेवल पे हम चीज़ों को देखते हैं, एटम्स को देखते हैं ना, तो एटम्स जो होते हैं आपके, ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनकी बात की गई, स्पेशली इलेक्ट्रॉन को देखा गया। तो बोले ये जो एटम एटॉमिक लेवल पे हम जब देखते हैं तो ये पार्टिकल की तरह काम नहीं कर रहा है, ये कभी कभी आपको वेव जैसा भी दिख रहा है, वेव नेचर भी दिख रहा है इसका, ठीक है। वेव नेचर देखने का क्या मतलब है, देखो वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है अगर हम बात करें। अगर कोई चीज़ वेव है, जैसे सिंपल वेव में, फिजिक्स में हम लोग वेव कैसे समझते हैं, जब वेव पढ़ाया जाता है 9th 10th क्लास में, तो क्या बोलते हैं, ये कोई पॉन्ड है आपका, इसका ये कोई एकदम शांत वाटर है, आपने इसमें क्या कर दिया, पत्थर एक मार दिया। हाँ है, मांग क्या कह रहे हैं बेटा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, आपने कुछ बोला। मैम टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन। अच्छा, आप वो कह रहे हो टू एंड फ्रो मोशन की बात कर रहे हैं, अच्छा सही है, वो भी सही है, ऑसिलेटरी मोशन होता है ना। अब जैसे मान लो ये आपका डिस्टरबेंस हुआ और ये डिस्टरबेंस ऐसे राउंड 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 आगे की तरफ बढ़ने लगता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस प्रोपोगेट हो रहा आगे की तरफ, पत्थर मार दिया आपने, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते थे, वेव बोल देते थे, ठीक है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उनसे पता लगा, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, ये फिजिक्स में आप लोग 12th में पढ़ेंगे। दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया वेव से रिलेटेड, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट था डिफ्रैक्शन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे ना, इन एक्सपेरिमेंट्स के जो फाइंडिंग्स थे वो आपके एटम के से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सही दिखने लगे, ठीक है। तो फिर बोला गया भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है या वेव है। तो कुछ कॉन्सेप्ट कहते थे, पुराने कॉन्सेप्ट कहते थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, नए कॉन्सेप्ट कहते थे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो फिर बाद में रिलेशन आया कि भाई पार्टिकल कभी वेव होगा कभी पार्टिकल होगा, और आप थॉरली ये नहीं कह सकते कि थॉरली ये पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे गए जिसमें ये पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वेव है, ठीक है। अब ये वेव के कुछ ये जो नेचर है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वेव में जैसे दो प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है, एक को बोलते हैं इंटरफेरेंस और दूसरे को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन देखो, जैसे मान लो कि कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है,
क्या वेव तो ऐसे दिखाते ना, वेव कोई प्रोपगेट कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके आप जो भी इसका ये पाथ है, इसमें आप क्या करो, एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो यहाँ पे, ऐसे इस तरीके का आपने एक पर्दा लगा दिया जहाँ पे स्लिट है, ठीक है। तो यहाँ से जब वेव गुजरेगा ना तो यहाँ पे थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो बोलते हैं बेंडिंग ऑफ वेव एट द obstruction is called diffraction। और इसके बारे में एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, डेविसन है, जर्मन, ठीक है। देखा कि इलेक्ट्रॉन की बीम ले ली इन्होंने, एक ऐसा ट्यूब सा लिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे, ठीक है, और इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इन्होंने कहा इनकी बेंडिंग हो रही है। बेंडिंग जब हो रही है इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है, वेव की तरह काम कर रहा है। दूसरा एक फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस। सुना इंटरफेरेंस कभी? किसी ने सुना है क्या इंटरफेरेंस पहले? फिजिक्स में सुना था। सुना था, क्या होता है? केवल सुना है। अच्छा, केवल सुना है। अच्छा, फिजिक्स में तो खूब डिटेल में पढ़ोगे ये आप, मेरे ख्याल से 11th में तो नहीं है, 12th में, ये दोनों चीज़। डिफ्रैक्शन में तो आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, इंटरफेरेंस में भी न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। डिफ्रैक्शन अच्छे से नहीं समझना है। डिफ्रैक्शन में देखो क्या है, मोटी मोटी बात ये समझिए, कोई भी चीज़ अगर वेव है, ठीक है, और उसके रास्ते में आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख देते हो, कोई आप पर्दा लगा देते हो, कुछ लगा देते हो, तो जहाँ पे उसको थोड़ा सा पोर मिलेगा ना, कहीं पे स्लिट अगर मिल रहा है, ठीक है, वेव के रास्ते में अगर कोई ज़रा सा उसको होल मिल रहा है, पोर मिल रहा है, तो वहाँ पे वो वेव जब वहाँ से गुजरेगी तो थोड़ी बेंड हो जाएगी, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है ये फिजिक्स में तुम समझोगे। इसकी अगर डिटेलिंग में जाएंगे ना अपन, तो अपनी केमिस्ट्री रह जाएगी, क्योंकि ये तो अपने कभी काम आने वाला नहीं, ठीक है। हम बस इतना है कि इससे हाँ, इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन में वेव बिहेवियर। हाँ, इलेक्ट्रॉन में वेव बिहेवियर है। फिर लाइट में भी लाइट में पहले देखा गया था, लाइट में भी देखा गया, लाइट में भी वेव बिहेवियर। फिर दूसरा एक फिनोमिनन होता है जो वेव शो करती है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ये वेव है, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेव है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में सेम डायरेक्शन में जो बात होती है उसको हम बोलते हैं इन फेज। वेव में बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं इन फेज और दूसरा बोलते हैं आउट ऑफ फेज। थोड़ा सा बस इसको वेक्टर से रिलेट करके समझ लो। इन फेज को ये समझ लो कि जैसे 0 डिग्री एंगल पे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स पढ़ा दिए गए। यस मैम। 0 डिग्री एंगल पे अगर वेक्टर्स होते हैं तो उनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो दोनों को ऐड करना पड़ता है, ऐसा होता yes, है। yes, और अगर आपके अपोजिट में होते हैं, 180 पे होते हैं, तो दोनों को माइनस कर दो तो आ जाता है रिजल्टेंट, दोनों के मैग्नीट्यूड को। यस मैम। ठीक है, तो इन फेज और आउट फेज को इसी तरीके का कुछ समझ लो कि मान लो वेव्स हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस 0 है। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है, ये कोई वेव है 1 और ये कोई वेव है 2, इसमें फेज डिफरेंस जब 0 होता है ना, तो इन दोनों को कंबाइंड करके जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से प्लस होके आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है, तो ये जो बड़ी वेव बनेगी इनके कॉम्बिनेशन से इसका आएगा A1 + A2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है वेव पे, दो वेव्स हैं, आउट ऑफ फेज है, ठीक है। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हो गया, उनके बीच में एंगल कैसा हो गया, 180 का हो गया। अब वो जब कंबाइंड करेंगी तो जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव। और उसमें जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले का माइनस करके जो नई वेव बनेगी उसका बनेगा एम्पलीट्यूड। इतनी बात क्लियर है। इसकी पूरी डिटेलिंग, पूरा डेरिवेशन, बहुत कुछ है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का तो ये टॉपिक है। मोटी मोटी बात समझ आई। ये वेव में दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेचर होने चाहिए, एक है आपका इंटरफेरेंस, दूसरा है आपका डिफ्रैक्शन। क्लियर? यस मैम। ठीक है। और Yes, ma'am. इंटरफेरेंस में भी दो तरीके के हैं। जब इन फेज होती हैं वेव्स तो कंस्ट्रक्टिव होता है, उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। और जब आपकी आउट ऑफ फेज होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव होता है, उसमें एम्पलीट्यूड डाउन हो जाता है। मैम एक कंस्ट्रक्टिव वाले में जरूरी नहीं है ना वेवलेंथ ये सब बराबर हो? नहीं, बराबर जरूर थोड़ी है। मैम A1 कौन सा एंगल? मैंने तो A1 A2 बोला है ना। यस मैम, वो तो एम्पलीट्यूड हो गया, लेकिन एंगल आप कह रही हैं। एंगल नहीं, वेव में टर्म फेज बात की जाती है, फेज डिफरेंस की बात की जाती है। जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं, आपका वेक्टर में बोलते हैं ना कि ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ऐसे करते हैं ना, थीटा बोलते हैं। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या टर्म यूज किया जाता है, फेज डिफरेंस। ओके मैम। तो एक टर्म था डिफ्रैक्शन, एक टर्म था आपका इंटरफेरेंस। तो कोई भी चीज अगर वेव है तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। और पुराना जो कॉन्सेप्ट था, जो न्यूटन आदि पे बेस्ड था, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट उन चीज़ों पे बेस्ड था, उसमें क्या होता था, उसमें सिंपल चीज़ें ली गई थी, पार्टिकल नेचर की बात करी गई थी। जैसे हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, या किसी भी कोई पुली का सवाल करते हैं, या कोई भी इस तरीके का, जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं कि बारिश हो रही, ठीक है, बारिश का जो पानी होता है वो रेन जो होता है वो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर उसकी कंप्लीट स्पीड से अगर वो हम बाहर कहीं खड़े हैं, कंप्लीट स्पीड से हमारी बॉडी पे पड़े ना, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। लेकिन बीच में क्या आ जाता है, एयर का फ्रिक्शन आ जाता है, एयर फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है, एयर का फ्रिक्शन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आइडियल कंडीशन में ली गई हैं। जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, पुली का सवाल करोगे, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की बात करोगे, तो एयर फ्रिक्शन की बात नहीं करते हैं हम, हर सवाल में एयर फ्रिक्शन को ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो वो आइडियल बात की गई है। आइडियल में शुरू में ये देखा गया, अच्छा ये पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, उस सारी चीज़ों को पार्टिकल मान के बात की गई। फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, बोले नहीं भाई इसमें तो वेव नेचर भी है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, ये डी ब्रॉय, जिनके बारे में, जिनकी इक्वेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इन्होंने तो बताया, ये डी ब्रॉय जो थे ये 2 ब्रदर्स थे, ठीक है, 2 ब्रदर्स थे ये। और इसमें से एक जो थे उन्होंने काम करना शुरू किया था, वो फिजिक्स के फील्ड में थे, और एक जो थे ना, वो दूसरे वाले जो थे वो शायद हिस्ट्री, मतलब उनका जो बेसिक वो था सब्जेक्ट जो था जिसमें वो मास्टर्स वगैरह कर रहे थे, वो हिस्ट्री से कर रहे थे। फिर इन्होंने अपने जो दूसरा ब्रदर था इनका, ब्रॉय ब्रदर, उसके एक्सपेरिमेंट को फिज़िक्स में देखा, और उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए फिर उसके बाद में इन्होंने, जबकि इनका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री था, उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हुए, इंटरप्रिटेशन को देखते हुए फिर एक इक्वेशन निकाली जिसको बोलते हैं डी ब्रॉय इक्वेशन। वो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के बीच में रिलेशन बताता है,
ठीक है, जिसको हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, रिलेशन बताता है वो चीज़। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको जो क्लासिकल फिजिक्स था और जो अभी मॉडर्न फिजिक्स है जिसका यूज़ हम लोग उसकी कर क्यों रहे हैं, बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं एटम की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन में ये दोनों तरीके के नेचर होते हैं और बहुत सारे फिनोमिनन जो शो करता है एटम या मेटल या नॉन मेटल या कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, वो इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये फिजिक्स की बात आई। कुछ बात समझ में आई थोड़ी बहुत? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे आगे।